गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राही मासूम रजा की रचना टोपी शुक्ला का अगला हिस्सा। इससे पहले वाले वीडियो में 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। हमने जाना टोपी और इफ़न 2 मित्र हैं, दोनों की सामाजिक परिवेश, धर्म, जाति सब अलग है पर दोनों में गहरी दोस्ती है। टोपी को इफ़न की दादी बहुत अधिक प्रेम करती है, परंतु उसकी मृत्यु हो जाती है और टोपी के पिता का, जो इफ़न के पिता है, उनका तबादला हो जाता है। आगे देखेंगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती हो। बदली मतलब तबादला, ट्रांसफ़र। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता बदली कर मुरादाबाद चले गए। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था और गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और ये बात थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। यहाँ ये बता रहे हैं कि इफ़न को ये एहसास नहीं था कि वह किस सामाजिक हैसियत का लड़का है, परंतु जो नए जो कलेक्टर आए उनके बच्चों को ये पता था कि वह किस सामाजिक हैसियत के हैं, इसलिए उस टोपी से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं। आगे है, माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउसेट हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल ये समझ सका कि जब भी हाउसेट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? ये सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। बिल्लू ने अंपायर को आवाज दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अदर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डाकदर हैं। जो टोपी है उसके पिता डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमसी, बिल्लू बोला। टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल कर बोलो। ए लपड़ में नाचे लगी हो। ओ यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया था और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। उसने कुत्ते को उसके पीछे लगा दिया। कुत्ते ने उसे काट खाया और उसके बदले में पेट में 7 सुइयां भूकी। 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न ये खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी तो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट दिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। दाज यानी बराबरी करने पर। एक्चुअली हुआ ये था कि दोनों के लिए कोट के लिए नया कपड़ा आया, परंतु टोपी के लिए नया कपड़ा नहीं आया, बल्कि उसे मुन्नी बाबू का पुराना कोट दिया गया। इसे गुस्सा करके टोपी ने वह अपना कोट नौकरानी के बच्चे को दे दिया और घर में ये तय किया गया कि अब टोपी के लिए कोई कोट नहीं आएगा। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन यानी सर्दी के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। भैरव के लिए भी नया कोट बना। भैरव छोटा भाई है और मुन्नी बाबू बड़े भाई हैं। टोपी को तो मुन्नी बाबू का कोट मिल गया जो छोटा हो गया था। कोट बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए। था तो उतर। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए, टोपी सर्दी खाए। यह तय किया गया घर के अंदर। हम जाड़ा ओड़ा न खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। जाड़ा ने सर्दी वर्दी नहीं खाएंगे, हम भात खाएंगे, चावल खाएंगे। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी जो उसकी दादी थी उसने जवाब दिया। आपको यह न मालूम कि जूता खाया नहीं जाता बल्कि पहना जाता है? दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बीच में ही बिगड़ कर कहा। क्या कहा हम इनकी पूजा करें? तो उसने कहा क्या मुझे पूजा करनी चाहिए? फिर क्या था? दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया और राम दुलारी जो उनकी माँ थी, जो टोपी को उन्होंने बहुत पीटा।
आगे है, तू 10वां में पहुंच गई बाढ़। सीता ने कहा, तू है दादी से टर्राओ के तना न जाई, किनो तू तोहार दादी बाड़ीनी कहना चाहते कि तुम ये नहीं जानते कि तुम 10वें दर्जे में हो, तुम दादी से जवाब देते हो, तुम्हें नहीं पता कि दादी तुमसे बड़ी हैं। ऐसा वह सीता अपनी भाषा में समझाती है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि 10वें में पहुंच गया है, परंतु ये बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही आग पहुंचा था, परंतु 10वें वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर में उसे जबान की नोक पर रख लिया गया, पर वह बहुत रोया। बात ये नहीं थी कि वह गाउदी था, गाउदी यानी वह डफर था। वह काफी तेज था पढ़ने में, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी की कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरानों से या नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। ये सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। तो यहाँ पर बताया है कि वह क्यों नहीं पास हो पाया पहले साल। 49 में आया पर 49 में फेल हो गया। 50 में 49 में आया, फिर 50 में फेल हुआ, फिर 51 में फेल हुआ और 52 में पास हुआ, थर्ड डिवीजन, और वह 10वीं में आया। यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो पहले वर्ष क्यों फेल हुआ इसका कारण बताया। दूसरे वर्ष का कारण था वह टाइफाइड हो गया उसे। तीसरे साल वह थर्ड डिवीजन में पास हो गया। वह थर्ड डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए। वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। फिर है, पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल दिया करते थे। मिसाल यानी उसका उसका उदाहरण दिया करते थे। क्या मतलब है? शाम अवतार, यह मोहम्मद अली ने पूछा। या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? ये सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। उससे जो जूनियर थे वो बच्चे उस पर हंसते जब जब टीचर इस प्रकार से उसकी मजाक उड़ाते तो। वह किसी न किसी तरह इस साल भी को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी क्योंकि अब तो 10वें में जो वह जब उसको इस साल भी फेल होना पड़ा तो 10वें में भी वो बच्चे आ गए थे, तो उसका कोई दोस्त नहीं रहा। अगली क्लास में उसका कोई दोस्त नहीं रहा, और पिछली क्लास में जो उसकी क्लास में जो आए वो 7th के बच्चे थे, तो कोई उसका दोस्त नहीं था। 8वें वाले 10वें में चले गए और जो उसके दोस्त 10वें वाले थे वो आगे बढ़ गए। 7वें वाले उसके साथ, उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। बूढ़ा दिखाई देता था यानी कि वह मोस्ट सीनियर हो गया। वह अपने भरे परे घर की तरह ही अपने स्कूल में भी अकेला हो गया। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब न पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूंगा। फिर इनकी इंसल्ट किया करते शिक्षक, जो टीचर्स थे उसकी इंसल्ट किया करते कि तुम्हें फिर अगले साल पूछ लूंगा, तुम्हें तो यहीं रहना है और इन बच्चों को आगे बढ़ना है। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था, वह सोच रहा है। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। ये नीले तेल वाले डॉक्टर का बेटा है और वह लाल तेल वाले डॉक्टर का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का गुस्सा है, 8th वालों में दोस्ती कर। हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें ही तो उन्हीं के साथ रहे को हुई है, मतलब तुम्हें तो उनके साथ रहना है, इसलिए जो पिछले वाले बच्चे हैं जो अगली क्लास में आने वाले हैं उनके साथ तो दोस्ती कर। ऐसा वह मजाक उड़ाता। ये बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या उसका बाप, उसे तो पास होना ही है।
परंतु बीच में चुनाव आ गए। उनके पिता चुनाव में खड़े हुए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो तो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। जमानत जब्त होने का मतलब है जब वह बुरी तरह से हार गए, उनको जो मिनिमम वोट मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलते तो जमानत जब्त हो जाती है कैंडिडेट की। तो जमानत जब्त हो गई यानी कि उन्हें मिनिमम वोट भी नहीं मिले। तब घर में सन्नाटा छाया, शांति हुई और टोपी थोड़ा बहुत पढ़ सका। वह पढ़ाई में जुट गया परंतु उसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास हो ही जाना बहुत था। बस केवल वह पढ़ाई में जुट तो गया पर केवल पास ही हो पाया, इसलिए वह 3rd डिवीजन में आया। वाह दादी बोली, भगवान नजरेबंद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। मतलब इसके बाद फिर उन्होंने एक टोंट कसा कि तुमने जो किसी स्थान पर निगरानी में रखा गया हो और उसे निश्चित सीमा के बाहर जाने की आज्ञा न, उसे कहते भगवान नजरेबंद से बचाए, है ना। तो रफ्तार अच्छी है कहने का मतलब ये है कि वह जब 3 साल में बड़े बद मुश्किल से पास हुआ तब भी दादी ने उसको इस प्रकार से कहा। उसकी परिस्थितियों को नहीं समझा, इसीलिए उसको अपनी दादी से प्यार नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे बालक के मन की बात बताई है। बाल मन कैसा होता है, क्यों दूसरों से प्रेम करता है वो बालक और उसके घर में उसे प्रेम और सम्मान नहीं मिलता और प्रेम सम्मान हमेशा पूरे समय ढूंढता रहता है। विद्यालय में भी उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है, शिक्षक भी उससे बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बताइए कि बाल मन किस प्रकार से विचलित हो जाता है।